की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे इस वक्त के हेडलाइंस। बंगाल जीत पर बोले सीएम धामी, कहा गोमुख से गंगा सागर, कामाख्या से पेरूमल तक जन विश्वास का महासागर। चारधाम यात्रा में युवाओं की बढ़त, बड़ी संख्या में पहुंच रहे युवा। केदारनाथ धाम के लिए युवाओं का बड़ा ट्रेंड। देहरादून में मौसम का बदला मिजाज, आसमान में छाए रहे काले घने बादल। कई जिलों में तेज बारिश, तूफान की चेतावनी। देहरादून एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की मुंबई और अहमदाबाद के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें। दोनों उड़ानें 31 मई तक संचालित की जाएंगी। राहुल गांधी का पीए बताकर उत्तराखंड की भावना पांडे से ठगी। टिकट दिलाने का आश्वासन देकर भरोसे में लिया। प्रदेश के बड़े नेताओं की सुनी आवाज। राजस्थान के टूरिस्टों से भरी कार खाई में गिरी। नैनीताल में युवक की मौत, 2 गंभीर। कैंची धाम में दर्शन करने आए थे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम 2026 की यात्रा में अब महज 10 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। चारधाम में बढ़ती संख्या को धामी सरकार हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। जहां एक तरफ भारी संख्या धामों में यात्रियों की बढ़ रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं इस दौरान धामों में आने वाले यात्रियों की वजह से प्रदूषण भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष ने भी चारधाम में वीआईपी दर्शन को लेकर साथ ही साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को महज अभी 10 दिन ही हुए हैं। चारों धामों में अपार जनसैलाब यात्रियों का उमड़ रहा है। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भी बेहतर सुरक्षित और सुगम यात्रा की बात करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें बेहद चारधाम यात्रा के दौरान परेशान करने वाली आ रही हैं। गंगा विचार मंच की ओर से गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी में चलाए गए स्वच्छता अभियान के दौरान प्रवाहित कपड़ों के 100 बोरे एकत्रित किए गए। गंगोत्री धाम में गंगा विचार मंच की ओर से भागीरथी नदी से गंगोत्री मंदिर समिति, पुरोहित सभा, गंगोत्री नेशनल पार्क, नगर पंचायत और साधु संतों के मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान नदी में श्रद्धा के नाम पर प्रवाहित की गई साड़ियों सहित श्रृंगार के सामान को एकत्रित किया गया। साथ ही वहां पर नदी में कई पुराने अंगवस्त्र, कपड़े और तौलिया आदि भी मिली। स्थिति इतनी गंभीर है कि इस अभियान के दौरान भी यात्री गंगा में वस्त्र प्रवाहित कर रहे थे। क्या आप ही बताइए, आम नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने 4 धामों के साथ प्रदेश और देश को साफ रखे? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग 1 सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने 4 धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर। जागरण अभियान भी चल रहा है, बहुत सारी एनजीओज भी वहाँ पर काम कर रही हैं। और मैं स्वयं जब बाबा केदार के कपाट खुले थे तो गौरी कुंड से मैं पैदल डोली के साथ में जो केदारनाथ पहुंचा था 21 तारीख को। हम सभी से अपील भी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें आग्रह है, उन्होंने भी कहा है और सभी का ये मत है कि ग्रीन यात्रा, जो पर्यावरण मुक्त प्लास्टिक का उपयोग जो है कि वहाँ पर लोग बिल्कुल भी ना करें, उसको लेकर हम एक जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं और स्वच्छता अभियान भी वहाँ पर चल रहा है। केदार घाटी में भी हमने 2 दिन पहले वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगोत्री धाम में एक अजीब सी अव्यवस्था चल रही है कि हर दिन गंगोत्री धाम में 5 से 10 हजार, कभी 15,000 श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से ये सिलसिला जारी है कि जो महिला श्रद्धालु आते हैं उसमें अधिकांश महिलाएं, 99% जो महिलाएं आती हैं, जो महिला श्रद्धालु आती हैं, तो माँ गंगा जी में श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, कंघी और वस्त्र दान करती हैं, जो सब केमिकल से बने हुए होते हैं। और इससे माँ गंगा जी बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रदूषित होती है। लोग प्लास्टिक वहाँ पे छोड़ जाते हैं। देवभूमि में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार ने आम जनता को अवगत करा दिया था कि वीआईपी दर्शन किसी भी हाल में 1 माह के भीतर नहीं हो सकते, इसलिए आप कृपया कर वीआईपी दर्शन के लिए न आए। फिर भी इसका कोई व्यापक असर अभी देखने तक वो नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने 4 धाम में वीआईपी दर्शन पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
जिसका विरोध भी केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों द्वारा दिखाई देने लगा है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक दल भी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ विपक्षी दल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा भी चार धाम पर राजनीति न करने की सलाह विपक्षी दलों को दे रही है। दर्शन के लिए हम लोगों की एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है और भी पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने भी एक इसकी वीसी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने स्तर से भी एक एडवाइजरी सभी स्टेट्स को भेज देंगे। शुरुआत के 1 महीने में हम लोग किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को एंटरटेन नहीं करेंगे और अगर आम श्रद्धालु के रूप में आना चाहें तो उनका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं। एक बार फिर से बद्रीनाथ और केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर के लोगों के बीच में एक संतोष उपज रहा है। अब तक कुछ दिनों से ऐसे भी देखने में आया है कि कुछ अति विशिष्ट लोग जो है दर्शनार्थ आ रहे हैं और उसमें जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो उनको दर्शन करवा रहे हैं। इससे उन लोगों की भावना आहत हो रही है जो दूर दराज से विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी धामों में दर्शन के लिए आए हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखिए, वीआईपी कल्चर की बात जहाँ तक है, मैं ये मानता हूँ कि जो भगवान के दरबार में जाते हैं वहाँ सब बराबर है, कोई वीआईपी नहीं है। लेकिन केदारनाथ में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें जरूर हैं। केदारनाथ में व्यावहारिक दिक्कतें ये हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से वहाँ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ ऐसी सुविधा है कि वो वापस भी आ सकें, नहीं तो फिर सब अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों के आगे टिकट रहते हैं। तो यात्रियों की व्यावहारिकता को देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए कुछ लोगों को दूसरे गेट से भी दर्शन किए जाते हैं। बात बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। बाबा केदार, बाबा भगवान बद्री विशाल अपने हर भक्त को दर्शन दे रहे हैं। केवल किसी बात का राजनीतिक इशू बनाना, एक कम से कम उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं पर जो लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं वो यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आज भी कह सकता हूँ, बिना वीआईपी दर्शन के हर व्यक्ति के दर्शन चारों धामों के अंदर हो रहे हैं। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा ने अब अपनी गति पकड़ ली है। पिछले वर्ष 2025 में चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 52 लाख से ज्यादा थी। इस बार धामी सरकार का लक्ष्य है कि ये आंकड़ा तोड़ दिया जाए और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को भी इस बात को लेकर बेहद गंभीर होना पड़ेगा कि अगर आप चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो कम से कम चार धाम की महिमा और देवभूमि की पवित्रता को समझते हुए स्वच्छता पर ध्यान दें। इस तरीके के प्रदूषण न फैलाएं कि महा बीकेटीसी को अपने किए गए वादे के अनुसार चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन करने के फैसले पर भी गंभीरता से लेना होगा ताकि आम श्रद्धालुओं की आस्था को कोई ठेस न पहुंचे और साथ ही चारों धामों की सुंदरता, पवित्रता और आस्था देश और दुनिया में बनी रहे। टैक्स रिपोर्ट उत्तराखंड। खटीमा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान पार्टी नेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं से योजना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गड़िया, बलवीर पंवार समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं कर्नल नेगी ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि 4 साल की अल्पकालिक सेवा के बाद युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो जाता है, जिससे स्थायी रोजगार और सेना की परंपरागत मजबूती पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हस्ताक्षर अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती। नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुँचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है, जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आयोग की ओर से प्रवक्ता
भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई को प्रस्तावित है, जबकि इसी तारीख पर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा भी निर्धारित है। इससे दोनों परीक्षाओं में आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी असमंजस में आ गए हैं। तारीखों के टकराव से नाराज अभ्यर्थियों और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार स्थित आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही दिन परीक्षा होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। वर्तमान समस्या ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड ने 9 मई को निर्धारित किया है और यही एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश ने निर्धारित किया है 9 मई को फिजिक्स का, और 10 मई को सिविक्स का एग्ज़ाम दोनों राज्यों में निर्धारित किया गया है। जबकि विडंबना देखिए इनकी ये है कि उत्तर प्रदेश ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 20 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया था। उसके बाद में उत्तराखंड ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 3 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके पूर्व में हमने लगातार सर से निवेदन किए हैं कि हमारे दोनों एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें मतलब मौका मिले, आने की जरूरत पड़ी। ये पत्रकार बंधु, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा 9 और 10 मई को प्रदेश में जो है लेक्चरर प्रवक्ता भर्ती के लिए एग्ज़ाम है, जो उसकी तिथियां जो है उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम है उससे क्लैश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो कैलेंडर है वो उत्तराखंड से पहले जारी हुआ था, तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसी सेम डेट पर जो हमारे विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एग्ज़ाम दिया। लक्सर तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। इस दौरान कुल 70 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से कई का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि कुछ मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसरित किया गया है। आपको बता दें, तहसील दिवस में राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, पेयजल, नलकूप और विकास से जुड़ी शिकायतें सामने आई। लगातार एक ही शिकायत के दोबारा आने पर एडीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों से तलब पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। छह शिकायतें ऐसी हैं जिनका अभी मौके पर निस्तारण कर दिया गया। मौके पर जाकर कुछ इनमें जांच करी जाएगी और आज इसका निस्तारण कर लिया जाएगा। तो मेनली जो शिकायतें भूमि पैमाइश को लेकर, उसमें भूमि विवाद पाया गया, खतरनाक वृक्षोलिंग और छटाई करने से संबंधित है। एक जगह पर यह भी एक हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करना है। इसके अलावा ज़्यादातर शिकायतें भूमि विवाद को लेकर रही, तो उसमें कुछ जगह पर जहाँ पे न्यायालय के माध्यम से उसमें LR Act 41 में धारा में वाद चलना है, उसके तहत भी शिकायतकर्ता हैं उनको इसके संबंध में बता दिया गया है और बाकी का निस्तारण भी अभी किया जा रहा है। देहरादून में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-KYC अनिवार्य कर दी गई है। अब तक बड़ी संख्या में लोग राशन की दुकानों पर पहुंचकर प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार शेष हैं। बुजुर्गों, दिव्यांगों और अभिमान लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके जरिए घर बैठे ई-KYC की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जो राशन कार्ड धारक हैं, उनके परिवार के सारे सदस्यों को ई-KYC कराना जरूरी है भारत सरकार के मैंडेट के अनुसार। तो इसमें जो है अभी तक हम जो ये सुविधा प्रदान कर रहे थे वो राशन की दुकान पर जाके KYC हो रहा था। तो मैं लोगों ने राशन की दुकानों पर जाकर ई-KYC का काम कराया, लेकिन हमारे पास 15 लाख जो है ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनको KYC करानी है। तो करीब जो है 7 लाख हमारे जो है करीब 6 लाख जो है के हमारे जो बचे हुए हैं, उनको उनमें बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो विकलांग हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले करीब 8 वर्षों से धरना जारी है। सर्वदलीय संघर्ष समिति का आरोप है कि प्राधिकरण को स्थगित तो किया गया है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है, जिससे नक्शा पास कराने और निर्माण कार्यों में लोगों को
आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदर्शन आपको बता दें प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर्वतीय क्षेत्र के हित में नहीं है और इससे भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने मांग की है कि डीडीए को समाप्त कर निर्माण संबंधी अधिकार नगर निकायों या ग्राम पंचायतों को कर दिए। ये हम विगत 8 सालों से इसमें धरने बैठे हैं। जिसके कारण हमने इसका तो अपने मकान नहीं बना पाए और जो है भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है। इस गवर्नमेंट ने स्थगित कर रखा है। स्थगित करने से क्या हो रहा है कि मनमानी मकान निर्माण कार्य हो रहा है अब, और जबकि ये क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भूकंप वाले क्षेत्र में जोन था है और लोग मनमानी मकान बना रहे हैं। 8 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण यहाँ पर लगाया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा और हमारी ये मांग है कि पहाड़ के लिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते ही नियम बनने चाहिए। मैदान के नियमों को यहाँ पर ला दिया गया है, इससे पहाड़ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी मांग यही है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण जो यहाँ बाद में लगाया गया है उसे समाप्त किया जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब बंशीधर बने हल्द्वानी में। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में समाज सेविका भावना पांडे ने पंजाब में प्रेस वार्ता कर साथ हुई ठगी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का निजी सचिव बताकर कई लोगों को धोखा दिया और उनसे पैसे ऐंठे हैं। भावना के अनुसार आरोपी ने उन्हें भी कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण होने का झांसा देकर लाख रुपए ले लिए, इसके बाद संपर्क किया और न ही वापस किए। मामले की शिकायत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तनिष्क को गिरफ्तार कर लिया है। सभी है और सभी कांग्रेस हो भाजपा हो, मैं उत्तराखंड हूँ, इसका अंतराल की दिल्ली तक आप कह रही हैं कि गलत लोगों को टिकट अच्छे नहीं मेरे संपर्क में कांग्रेस हो सभी है और सभी कांग्रेस हो भाजपा हो, मैं की बेटी हूँ, कांग्रेस का इसका कोई की कमान दिल्ली मामला जाता है, लेकिन आप टिकट दे रहे। मैं चाहती थी नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र में पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरने से हड़कंप मच गया है। हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक कार और दो पहिया वाहन क्षतिग्रस्त, जबकि नीचे बने मकान और पैदल मार्ग पर खतरा मंडने लगा है। बाद प्रभावित लोगों को नैनीताल रोड पर पड़ता वाहनों की लंबी कतार लगी। बाद में मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक ने लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के विस्थापन, बोल्डर हटाने और वैकल्पिक पैदल मार्ग बनाने के निर्देश दिए। जनाक्रोश ऐसा है, बहुत बड़ा बोल्डर ये सिपाहीदारा से कृष्णापुर रास्ते में पड़ता है। करीब 4,500 की आबादी है इसमें। सब आना जाना बच्चों का स्कूल का सब आना जाना इसी से है। इसका एक पार्ट आज से 30 साल पहले गिर चुका, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। और हम आज 5-6 साल से इसमें माननीय आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से उनके पास जाकर उन्होंने कहा भी कि साहब इसको आज करिए कल करिए, लेकिन हर बार ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये रहता है कि साहब विशेषज्ञ से जाँच कराएंगे। 5 साल पहले भी वही कहा था और आज भी उसी बात कह रहे हैं। तो हमारे तो पूरा जीवन जो है इसी हमारी जीवन रेखा है। और इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। हमारे लोग
निर्दलीय विधायक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा काऊ जी, उत्तराखंड राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष श्री कुलदीप बुटोला जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित कुमार सिन्हा जी, आशीष चौहान जी और खेल विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, खेल प्रेमी, मैं सभी मीडिया के मित्रों का भी आज के इस अवसर पर आप सभी का यहाँ उपस्थित होने, आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी को भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंक, हिमाद्री आइस रिंक के जीर्णोद्धार की पहली वर्ष आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हिमाद्री आइस रिंक हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की मान है, जो हमारे खिलाड़ियों को अनेक विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पर प्रदान कर रही है। आइस रिंक की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी, जिसमें सबसे पहले एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा था और ये बंद पड़ी हुई थी। रखरखाव भी इसका सुनिश्चित नहीं हो पाया था, जिसके कारण से इसका संचालन नहीं हो रहा था। इसकी बदहाल स्थिति को देखकर हमने इस आइस रिंक को पुनः शुरू करने का संकल्प लिया, खिलाड़ियों को देश और दुनिया के समर्पित करने का निर्णय लिया और हमारी सरकार ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से पिछले वर्ष आज ही के दिन इसे देश और दुनिया के खिलाड़ियों को समर्पित किया था। साथ ही इसके संचालन के लिए, जैसा अभी विशेष प्रमुख सचिव खेल ने भी बताया, खेल मंत्री जी ने भी बताया कि यहाँ पर 1 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित करके हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया। मुझे गर्व है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के आधार पर आज ये आइस रिंक एक बार फिर से प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का साक्षी बन रहा है। साथियों, मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बीते एक वर्ष में यहाँ नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, एशियन ट्रॉफी, राष्ट्रीय आइस हॉकी लीग तथा महिला एवं बालक वर्ग की राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण शिविरों का सफल आयोजन हुआ है। साथ ही आज यहाँ पर हम सब ने देखा, विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने यहाँ पर बड़ा शानदार प्रदर्शन भी किया और विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी स्केटिंग एवं आइस हॉकी का यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय आइस हॉकी टीम का प्रशिक्षण शिविर भी इसी रिंक में आयोजित किया गया है। ये भी हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष अगस्त में इसी आइस रिंक के निर्माण के बाद भारत ने पहली बार, वैसे तो बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।